Good morning, 9th standard English medium GT शेख विद्यालय वेरी वार्मफुल वेलकम इन वीडियो लेक्चर सीरीज़। आजकल हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया है सोम मंगल 2 दिन हम गुजराती पढ़ेंगे, बुध और गुरुवार को हम हिंदी पढ़ेंगे और शुक्र और शनिवार को हम संस्कृत के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने बुधवार को हिंदी भाषा के बारे में बात की थी, आज हम गुरुवार को भी हिंदी भाषा के बारे में आपसे बात करेंगे। कल मैंने आपको पुस्तक दिखाई थी, ये हमारी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है और इनमें से हमें हिंदी का अभ्यास करना है। जैसे कल मैंने बताया था कि भाषा का जो प्राथमिक परिचय है वो तो आपको मालूम है, आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं। लेकिन अब 9th स्टैंडर्ड में जैसे माध्यमिक विभाग में आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप साहित्य का परिचय पाए। अब तक प्राइमरी सेक्शन में आप प्राथमिक हिंदी के बारे में समझ चुके हैं। अब आपको साहित्यिक जो हिंदी में वर्क हुआ है, कवियों और लेखकों ने जो सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृतियाँ लिखी है उसके बारे में आपको परिचय प्राप्त करना है और उसके बारे में समझना है। तो कल हमने 1 to 10 लेसन के बारे में आपको परिचय दिया था। आज लेसन नंबर 24 तक यानी कि 11 से 24 तक मैं आपको परिचय दूंगी कि कौन से लेसन में हमें क्या करना है। तो 11वां लेसन है एक यात्रा यह भी, ये एक कहानी है और राम दशरथ मिश्र जी ने इसे लिखी है। एक यात्रा यह भी एक कहानी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ये गद्य प्रकार आता है, आप सबको पता है काव्य को पद्य कहते हैं और वार्ता कहानी निबंध को गद्य कहते हैं। फिर है चैप्टर नंबर 12 रानी। ये एक बहुत ही सुंदर रेखा चित्र है और इसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी लेखिका के रूप में हमारे सामने आती है। उनका साहित्य सर्जन बहुत ही वास्तविक होता है और उनकी लेखनी की एक विशेषता ये है महादेवी वर्मा की कि वास्तविकता के साथ जुड़े हुए आदर्शों को भी वो इतनी सरलता से हमारे सामने रख देती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बात बात में हमने बहुत बड़ी बात सीख ली। तो रानी एक घोड़ी का नाम है और उसका रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने लिखा है। जब हम पढ़ेंगे तब विशेष बात इसके बारे में करेंगे। फिर है चैप्टर नंबर 13, उसके पहले एक वर्तनी है। ये भी एक व्याकरण का मुद्दा है, मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी और आवश्यक है इसके बारे में बात करना। फिर है चैप्टर नंबर 13 नीति के दोहे। ये दोहे रहीम जी ने लिखे हैं। हम सब बहुत बार सुनते हैं कि इंसान को नीतिमत्ता से जीवन जीना चाहिए। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में हम कैसे सिद्धांतों को, आदर्शों को अपना सकते हैं, कैसे विवेक पूर्ण नीर क्षीर न्याय कर सकते हैं। नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध। अगर हम में विवेक हो तो हम पता कर सकते हैं ना कि ये दूध है और ये पानी है। तो ऐसी जो बारीक चीज़ें हैं संसार में, व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रामाणिकता है, उदारता है, करुणा है, ऐसे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने रहीम जी ने ये नीतियाँ हमें समझाई है, जिससे हमारा व्यावहारिक जीवन चलता है, जिससे हमारा सामाजिक जीवन चलता है। और उसके बाद लेसन नंबर 14 युग और मैं, ये एक काव्य है नरेंद्र शर्मा का। बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया काव्य है। युग यानी कि समय और मैं यानी कि व्यक्ति। समय और व्यक्ति के बीच में जो संभावनाएं होती हैं उसके बारे में बात की गई है। फिर है 15 चैप्टर दाज्यू। ये एक कहानी है जिसे शेखर जोशी ने लिखा है। उत्तराखंड के एक अल्मोड़ा जिले के गांव का एक छोटा सा लड़का चाय की दुकान पे काम करता है और वहाँ पे एक इंसान के साथ उसकी भावनात्मक दोस्ती होती है और उसे दाज्यू, दाज्यू यानी कि बड़ा भाई, दाज्यू यानी कि पहाड़ी भाषा में बड़े भाई को दाज्यू कहते हैं। तो बहुत ही भावुक कहानी है और जब हम पढ़ेंगे ना तो शायद हमें लगेगा कि इंसान के मन के अंदर
जो संवेदन चलते हैं वो कितने वैल्यूबल होते हैं। कुछ कुछ संबंध चाहे लुही के हो या न हो, खून के हो या न हो, लेकिन कुछ संबंधों की गरिमा उसकी समझ पर आधारित होती है। बहुत सुंदर ये एक कहानी है, हम पढ़ेंगे। फिर है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। ये आनंद शंकर माधवन ने ये निबंध लिखा है। भारतीय संस्कृति के हम वाहक हैं, हम सब भारतीय हैं। हमें गौरव है कि हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और वेदों में जो गुरु शिष्य संबंध के बारे में बताया गया है और वास्तविक अभी के जीवन में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है उसके बारे में तुलनात्मक तरीके से ये निबंध लिखा गया है। तुलनात्मक तरीका यानी कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हमें ये बताया गया है। बहुत ही चिंतनात्मक निबंध है। एक एक लाइन ऐसी है जो समझने के बाद हम और ज्ञानवान होते हैं और हमें हमारी समझ बढ़ती है। फिर है शब्द संरचना, ये भी व्याकरण का एक मुद्दा है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर 70वां पाठ है तुलसी के पद। तुलसीदास जी ने, आपको पता है तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, तो स्वाभाविक तौर पर इनमें राम के बारे में भी बात की गई होगी, तो ये पद हम पढ़ेंगे। फिर है 18वां लेसन अंधेरी नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये एकांकी लिखा है, अंधेरी नगरी। टके शेर बाजी टके शेर खाजा, आपने शायद गुजराती में या हिंदी में ये कहानी सुनी होगी। इसका ये नाट्य रूपांतर है, एकांकी है अंधेरी नगरी। फिर है महाकवि कालिदास। ये नरपत बारहट हड़बेचा, ये जो लेखक है उन्होंने कालिदास की जीवनी का छोटा सा अंश हमारे सामने रखा है। कालिदास कौन है? संस्कृत साहित्य के बड़े कवि और लेखक हैं, बड़े नाट्यकार हैं। अभिज्ञान शाकुंतल, there is the one of the bestest drama in Sanskrit literature, अभिज्ञान शाकुंतल। कालिदास के बारे में हम इस जीवनी में उनका जीवन का परिचय लेंगे। फिर हमारे सामने है वाक्य और वाक्य के प्रकार। शायद आपने प्राइमरी सेक्शन में वाक्य के प्रकार के बारे में सुना हो, न सुना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ से हम व्याकरण में वाक्य और वाक्य के प्रकार के बारे में बहुत ही शास्त्रीय तरीके से समझेंगे और आपको जानना भी है। ये व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो 10th स्टैंडर्ड में भी आता है। और इसके बाद है चैप्टर 20 धरती की शान, जो गीत है पंडित भरत व्यास जी ने लिखा है। आपने प्राइमरी सेक्शन में, मुझे पता है आप सबको गाना आता है धरती की शान। इसमें 9th स्टैंडर्ड में इसे हमें साहित्य कृति के तौर पर पढ़ना है। और पंडित भरत व्यास जी बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने गीत भी लिखे हैं और देशभक्ति गीतों के कवि के तौर पर वे बहुत जाने जाते हैं। तो हम भारत की संतान धरती की शान ये काव्य पढ़ेंगे। आप सबको, मुझे पता है आप सबको आता है। अगर ईश्वर ने चाहा तो वर्गखंड में अगर हम मिले तो जब भी मिलेंगे तो एक साथ इस गीत का हम गायन करेंगे। फिर है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, ये उपन्यास अंश है जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नेय जी ने लिखा है। अग्नेय जी भी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक साहित्यकार हैं। उन्होंने बहुत कुछ हिंदी साहित्य को प्रदान किया है। तो अग्नेय जी का ये जो उपन्यास अंश है क्रांतिकारी शेखर का बचपन, वो भी जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भारत की आज़ादी में उस दौरान बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने अपना अपना योगदान दिया है। स्वाभाविक तौर पर यहाँ पे शेखर का बचपन, ये जो शीर्षक है उससे ही दिखाई देता है कि शेखर आप जैसा एक लड़का है छोटा सा, और उसने उस ज़माने में भारत की क्रांति में क्या योगदान दिया उसके बारे में बात है। फिर है स्वर संधि। आप सबको पता है कि संधि, शब्दों की संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। 2 प्रकार की संधियाँ होती हैं, स्वर संधि और व्यंजन संधि। इसमें आज आपको स्वर संधि पढ़नी है। फिर है चैप्टर नंबर 20 वीरों का कैसा हो वसंत। ये एक गीत है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, एक बहुत अच्छी कवियत्री। वीरों का कैसा हो वसंत। वसंत ऋतु सबके लिए होती है, आप सबको पता है। बसंत ऋतु आनंद की ऋतु है, प्रेम की ऋतु है, राग की ऋतु है।
लेकिन यहाँ पे वीर लोगों का बसंत कैसा है, ये बात सुभद्रा कुमारी चौहान ने हमारे सामने रखी है। ये बहुत ही विशिष्ट तरीके का लिखा गया एक काव्य। इसमें वीर रस भरा है। वीर लोग, योद्धा लोग जो होते हैं, उसके जीवन में बसंत का क्या महत्व है, इसके बारे में बताया गया है। फिर है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। ये धर्मवीर भारती के संस्मरण का छोटा सा अंश है। धर्मवीर भारती भी अपने आप में बहुत अच्छे भारत के आज़ादी के लड़वैये हैं और अच्छे लेखक भी हैं, और उन्होंने ये संस्मरण लिखा है, जब मैंने पहली पुस्तक लिखी। देखिए, ये संस्मरण कहाँ से होते हैं? कभी कभी संस्मरण अलग निबंध के तौर पर भी लिखे जाते हैं और कभी कभी उनको आत्मकथा के तौर पे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे कथा के अनुसार इस संस्मरण का हमारे सामने चयन किया गया है, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। पुस्तक खरीदना एक अच्छी आदत है, इसे अपनानी चाहिए। पुस्तक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि मैडम अब तो मोबाइल में सब कुछ मिल जाता है, पुस्तक की PDF भी मिल जाती है। हाँ, अवश्य मिलती है, लेकिन पुस्तक हाथ में लेके पढ़ने का एक अलग ही चाव है, अलग ही आनंद है, जिसे लेना चाहिए। तो लेखक ने जब पहली पुस्तक खरीदी तब उनके मन में कैसे भाव थे, कैसी सिचुएशन थी, इस बारे में बात की है। जब भी मैं वर्गखंड में ये लेसन पढ़ाती हूँ ना, तब मैं बच्चों को भी पूछती हूँ कि आपके जो अच्छे संस्मरण हो, आपको जो बहुत भाते हैं, ऐसे कुछ संस्मरण हो तो वर्गखंड में अभिव्यक्त करें, हमें पता चले कि किसके संस्मरण कैसे हैं। तो आप तैयार रहना, ईश्वर करेंगे, हमारी स्कूल खुलेगी, कोरोना हट जाएगा, और हम जब वर्गखंड में मिलेंगे तो आपको मुझे अपने संस्मरण बताने होंगे। मैं भी बताऊँगी, मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन के जो मेरे संस्मरण है ना, वो भी आपसे शेयर करूँगी। मुझे एक संस्मरण तो भी याद है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल के सामने बड़ा सा मैदान था, और मैदान में इतने बड़े बड़े वृक्ष थे, और सभी वृक्षों में एक ऐसे छोटे छोटे पीले कलर के फूल आते हैं। एक वृक्ष का नाम गुजराती भाषा में बुच होता है। बुच, उसकी बड़ी सी डंडी होती है और वाइट कलर के मोगरे जैसा वो फूल होता है। उसकी खुशबू आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ, इतनी मनमोहक होती है उसकी खुशबू। तो ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, हाँ, नीलगिरी के वृक्ष भी थे बड़े से, और नीम के वृक्ष भी थे। गुलमोहर, गुलमोहर की तो क्या बात करें। जब हम अप्रैल में स्कूल में, अप्रैल महीना आता था, मार्च अप्रैल, और गुलमोहर खिल उठता था, और क्लासरूम में से, खिड़की में से वो पूरा वृक्ष झांकने का जो आनंद है, वो आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ। तब हम क्या करते थे, मैं संस्मरण की बात करूँ तो हमारा जो रिसेस होता था ना, तो हम बाहर निकलते थे, तो जिस वृक्ष से ज़्यादा फूल नीचे गिरते हैं ना, उसी के नीचे हम नाश्ता करने को बैठते थे। इतना अच्छा लगता था, जैसे लगता था हम सब राजकुमारी हैं और हमारे ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है। उस वृक्ष के, जिस वृक्ष से ज़्यादा फूल खरते हो ना, उसके नीचे बैठने की एक दौड़ सी जमी रहती थी। कभी किसी का नंबर आ जाता था, कभी किसी, वैसे ग्रुप में सब बैठ के नाश्ता, जैसे आप करते हैं ना ग्राउंड में नाश्ता, ग्रुप में बैठ के ऐसे ही करते थे। और कभी जब लंच बॉक्स में जो वो छोटे से फूल गिरते थे, इतना आनंद आता था, ऐसा लगता था काश ये हम खा जाएं। लेकिन ये बहुत अच्छा मेरे जीवन का संस्मरण है कि आज भी मुझे मेरे स्कूल के वृक्ष याद हैं, मेरी पाठशाला के वृक्ष मुझे याद हैं। अब तो ऐसे मैदान, ऐसी पाठशालाएँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे GT शेख विद्यालय में ऐसे 5-6 बड़े बड़े वृक्ष हैं। अब आप जब नाश्ता करें ना ग्राउंड में, जब स्कूल आए तो वृक्ष को देखना अच्छा लगता है। और एक बात थोड़ी डिटेल में बताऊँ। एक छोटी सी गिलहरी थी, गिलहरी आप जानते हो ना, खिसकोली जैसे गुजराती में कहते थे। जब सब लोग नाश्ता करके चले जाते थे ना, तो वो पेड़ से उतरती थी और जो गिरा हुआ है ना वो खाती थी। तो कुछ ऐसे बचपन के स्मरण होते हैं जो पूरी ज़िंदगी हमें याद रहते हैं, और जब हम उसके बारे में बात करते हैं ना तो तरोताज़ा हो जाते हैं।
अच्छा, अब ऐसे फिर है समास। ये आपको मैं सिखाऊंगी क्योंकि 10th में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है लेसन नंबर 24 दोहे। ये दोहे कबीर जी ने लिखे हैं। कबीर जी के दोहे की तो बात ही क्या है। जैसे रहीम जी के नीति के दोहे हैं, वैसे कबीर जी के दोहे भी बहुत ही वास्तविक ज्ञान से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक दोहा या आधा दोहा भी याद रह जाए ना, तो मैं वादे के साथ कह सकती हूँ कि हम कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे। बहुत ही पॉजिटिव, ये हमारे जो पुराने कवि थे, साहित्यकार थे, बहुत ही पॉजिटिव थे। तब तो इतना पॉजिटिव थिंकिंग ये वगैरह थे, उनका नेचर ही पॉजिटिव था, उनका एटीट्यूड ही पॉजिटिव था। नेगेटिविटी को कहीं भी बात ही नहीं थी। वैसे हमारी भारतीय संस्कृति, सूर्य का प्रदेश भारत को कहा जाता है। तो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे पारंपरिक जीवन में पॉजिटिविटी ही है, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं। तो इस तरह से ये आपकी पूरी पाठ्य पुस्तक है। 4 प्रकार के यहाँ पूरक वाचन है। पूरक वाचन सप्लीमेंट्री रीडिंग, जिसे हम अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। जैसे है विमान से छलांग, राष्ट्र का स्वरूप, कुंडलियाँ और महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई। ये 4 लेसन हमें पढ़ने हैं और देखेंगे। ये पूरक वाचन इसलिए होता है कि आपको हिंदी साहित्य की जो अच्छे ज्वेल्स कह सकते हैं, जो इसे हीरे कह सकते हैं, ऐसे जो कृतियाँ हैं वो पूरक वाचन के तौर पर आपके सामने रखी जाती है, ताकि आप उसका भी परिचय प्राप्त करें। तो इस प्रकार से आज मैंने ये 2 लेक्चर में आपको पूरी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बता दी है। अब नेक्स्ट वीक में हम लेसन शुरू करेंगे। वो बहुत कंपलसरी है, ये लेसन शुरू करना है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि तब तक आपको पाठ्य पुस्तक भी मिल जाएगी, वरना मेरे पास तो है, आप मेरा लेक्चर पूरा हो जाए उसके बाद PDF में ओपन करके टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा। और आप सबको बता दूं, कुछ बच्चे बहुत ही क्यूरियोसिटी वाले हैं, पूछते हैं मैडम कौन सी नोट बनानी है, वर्कबुक लेनी है या ये वो। हाई स्कूल में क्या होता है, हर टीचर अपना उसके विषय के हिसाब से अपना रिव्यू आपके सामने रखते हैं। देखिए, मैंने गुजराती में बताया था, वैसे ही अब हिंदी में बता रही हूँ। आपको 200 पेज की एक फुल स्केप बुक लेनी है। ये लंबे पेज वाली 200 पेज की एक बुक लेनी है, जिसमें आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं और फिर मुझे भेजने हैं पिक के तौर पर। तो आप एक नोट बना लीजिए। वर्कबुक लेने की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैडम वर्कबुक लेनी है, क्या करना है? नहीं, कुछ नहीं करना है। 200 पेज की अभी एक नोट ले लीजिए, बाद में जैसी आवश्यकता होगी मैं आपको बताती रहूँगी। तो अभी हम 200 पेज की जो नोट बनेगी ना, उसमें ही हम 2 सेक्शन कर देंगे। एक हमारा टेक्सचुअल सेक्शन होगा और दूसरा हमारा ग्रामर और लेखन का सेक्शन होगा। तो अब आप सब क्लियर हो गए हिंदी भाषा में। नेक्स्ट वीक में जब बुधवार को हम हिंदी के लिए मिलेंगे, तब हम पहला लेसन शुरू करेंगे। तो आप सब उसके लिए अपने आप को तैयार रखिए। तो इसी अच्छी बात के साथ अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार करते रहें, नियमित रूप से पढ़ें। ऐसी शुभ भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।